आज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज आपको 10 के दम वीडियो सीरीज में जो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अभी था फ्लूइड मैकेनिक्स नाम पे, उसमें बेटा आपको 10 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। पहला क्या है, इधर देखो जरा, असर्शन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। इन स्ट्रेच्ड वायर, इन स्ट्रेच्ड वायर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल बेटा, अगर ये देखो आप यहाँ क्या किए, आपने थोड़ा एक वायर ले लिया और इसको सपोर्ट कर दिया, है ना, इसको सपोर्ट करके इसको आपने खींच दिया फोर्स लगा के, क्या इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाएगा, है ना, टेंसाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। तो सुनो, जितना आप खींचते हो तो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के खिलाफ आप काम करते हो, और जो आप इसके खिलाफ वर्डन करते हो वही वर्डन इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आपके पास क्या है, स्टेज ऑफ वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या असर्शन सही बेटा? असर्शन आप बताओ, असर्शन सही है, असर्शन बिल्कुल सही बेटा। असर्शन रीजन देखो, व्हेन ए वायर इज पुट अंडर ए टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स। अभी तुम्हें बोला टेंसाइल स्ट्रेस मतलब फोर्स लगाओ, एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, टेंसाइल खींचोगे तो जो वर्क करना पड़ता है इंटर एटॉमिक फोर्स के खिलाफ जाकर करना पड़ता है। इसका मतलब, और जो उसके अगेंस्ट जाके वर्डन करते हो वही वर्डन किस में हो जाता है, वही वर्डन बेटा स्टोर एनर्जी के रूप में क्या होता है, एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा, इधर देखो क्या आंसर, ये रीजन भी सही है, ये रीजन भी सही है बेटा। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, is the reason is the correct explanation of assertion, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। आपका ऑप्शन क्या बन गया, सेकंड। ये बात समझ में आई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग मॉडुलस फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जीरो। असर्शन में कह रहा है कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का यंग मॉडुलस क्या जीरो होता है। आइए चेक करते हैं। फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो, रीजन करा है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे यंग मॉडुलस की बात करो, वाई बराबर क्या होता है, एफ, है ना, एल अपान में ए इंटू डेल्टा एल। इधर सुनो, अगर आपने देखा कि परफेक्टली बॉडी है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, तो प्लास्टिक का मतलब उसके अंदर अपोज करने की क्षमता नहीं होगी। अगर आप इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए, तो डिफॉर्मिंग फोर्स तब तक लगे रहेगा जब तक आप उस पर लगाते रहोगे। उसके बाद जैसे आपने डिफॉर्मेशन हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने वहां से हटाया, तो बेटा वो क्या करेगा, वो अपने पोजीशन में रिगेन करना चाहेगा, अपने पुराने पोजीशन को रिगेन करना चाहेगा, है ना, कंप्लीटली या फिर मैक्सिमम रिगेन करना चाहेगा। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। जो कंप्लीटली रिगेन कर ले उसको क्या, मैक्सिमम इलास्टिक बोलते हैं। और प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक को जैसे आपने उस पर डिफॉर्मेशन किया, जिस डिफॉर्मेशन कंडीशन हो जाता है, वो दोबारा बेटा उस कंडीशन दोबारा वापस नहीं आ पाता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। तो सुनो, क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की कैपेसिटी, रिस्टोर मतलब जब कोई अपोजिट फोर्स लगाता है तो वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाता, है ना। तो क्या हो गया, इधर देखो, जब ये जीरो हो गया, क्या ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा भाई। यंग मॉडुलस फॉर परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी इज जीरो। प्लास्टिक बॉडी का यंग मॉडुलस क्या होता है, जीरो होता है भाई। सुनो, असर्शन क्या है, ट्रू है, रीजन भी क्या है, ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। लेकिन ये ऐसा होता है बेटा, वो एग्जैक्ट रीजन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, आपका जो आंसर बनेगा वो थर्ड बनेगा। ठीक है भाई, क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो मॉलिक्यूलर से आता है, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स से आता है, वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, a force is required to break a wire having radius r, the force required to break another wire of same material and radius 2r will be 4f। आप जरा बेटा, तो आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, y बराबर क्या होता है, एफ एल अपान ए डेल्टा एल। यहाँ से फोर्स बराबर क्या मिल जाएगा, वाई ए डेल्टा एल अपान में एल। इसका मतलब मटेरियल सेम है भाई। अगर आप देखो मटेरियल सेम है तो ये सेम हो गया, है ना। आप सुनो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया क्या हो गया, और एरिया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर हो गया। तो अगर आप दूसरा देखोगे तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एफ अपान में एफ डैश बराबर आर स्क्वायर अपान में 4r स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर कैंसिल, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर 4 टाइम ऑफ एफ। तो सही है क्या, बिल्कुल सही भाई। अगर 2 रेडियस का होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। असर्शन क्या है बेटा, असर्शन आपका क्या है,
सही है। assertion क्या है बेटा? सही है, ये सही है। रीजन देखो, अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की वैल्यू ही मैंने अभी क्या बताई, y बराबर क्या होता है बेटा? यंग मॉडुलस का जो डिफिनेशन होगा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा होगा, y बराबर क्या होता है? स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस अपान में क्या होता है? स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है। अब सुनो, ये स्ट्रेस अगर आपने टेंसाइल स्ट्रेन खींचा तो लंबाई बढ़ जाएगी, कंप्रेसिव देखा तो लंबाई में घट जाएगी। अंडर इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, है ना भाई? तो क्या हो गया, ये भी रीजन भी सही हो गया। तो जो आपका ऑप्शन बन रहा है बेटा, वो ऑप्शन बनेगा क्या? ऑप्शन बनेगा असर्शन एंड रीजन। देखो ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना भाई, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है? सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बेटा? मैच द कॉलम आपको दे रखा, स्ट्रेस विद द और कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा, एक कॉलम आपको मैच करना। इधर देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप देखो ये कोई रॉड है, ऐसे हैंग कर रहा है, ऐसे किसी सपोर्ट से हैंग कर रहा है, इसको आपने फोर्स लगा के खींच दिया, जब फोर्स लगा के आपने इसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया बेटा, अब आपको क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, इतना डेल्टा एल हो गया, ये डेल्टा एल हो गया। ये इनिशियल में एल था, ये इनिशियल में एल था। अब सुनो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया? स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या होता है बेटा? आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना, क्या हो जाएगा? स्ट्रेस चेंज इन द प्रेशर, है ना, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज और डिक्रीज, ये हो जाएगा आपका लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से क्या होता है? या तो कंप्रेसिव एक्सटेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ आपका क्या हो जाएगा? लेंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड कहाँ कहाँ? एक यहाँ, एक यहाँ, इधर देखो। अगला शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? शियर स्ट्रेस शेप चेंज करता है, क्या करता है भाई? जो बिना वॉल्यूम चेंज किए शेप चेंज हो जाए, शियर स्ट्रेस। तो बी का क्या हो गया? चार हो गया, बी का चार, एक ही ऑप्शन में है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बाकी और देख लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस बेटा उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और बल्क स्ट्रेस क्या होता है? बल्क स्ट्रेस होता है चेंज इन प्रेशर, है ना? तो आप देखो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर का थर्ड हो जाएगा भाई, फोर का थर्ड हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ है। टू वायर ऑफ सेम लेंथ मटेरियल बट डिफरेंट रेडियाई आर सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट बट हैविंग द सेम लोड। सेम लोड है, फोर्स सेम है ना? ऑन वन एबव कंडीशन मैच, आपको मैच करना है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस आप देखोगे, जब आप स्ट्रेस देखोगे बेटा तो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स क्या हो गया? फोर्स और एरिया की वैल्यू क्या? पाई आर का स्क्वायर। तो यार देखो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया? थर्ड हो गया। स्ट्रेस ए का थर्ड, दो ही में है भाई, देख लो, ए का थर्ड हो गया। और नेक्स्ट स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेन होता है चेंज अपॉन इनिशियल, और चेंज अपॉन इनिशियल नहीं दे रखा है तो वाई बराबर क्या होता? स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो यहाँ से देखो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपान में वाई हो जाएगा। स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपान वाई। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पाई आर का स्क्वायर इंटू वाई। तो देखो आपके पास क्या आ गया? आप क्या आ गया बेटा? ये हो गया, है ना, ये हो गया स्ट्रेन। तो बी का फोर्थ हो गया भाई, बी का फोर्थ हो गया, तो बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ इसमें है, इसमें भी है बी का फोर्थ। सी देखो, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन डेल्टा एल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डेल्टा एल की बात कर रहा है। इधर देखो डेल्टा एल की जब बात कर रहा है बेटा, तो डेल्टा एल एफ बराबर क्या होता है भाई? वाई बराबर क्या होता है? एफ, वाई बराबर क्या होता है? एफ एल अपान में ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा? एफ एल अपान में ए वाई, है ना? एफ एल रहेगा एक जगह, पाई आर स्क्वायर रहेगा और वाई रहेगा। तो आपको क्या मिला? एफ एल, है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये डेल्टा एक्सटेंशन क्या हो गया आपका? सी का सेकेंड हो गया। तो आपके पास जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा? थर्ड आएगा, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड आएगा और डी का
फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस दो स्ट्रेस है तो दोनों का स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रेडियस के इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 assertion वाला, at 260 centimeter per second the velocity of head stream of water will be equal to 40 centimeter. Reason, velocity of efflux of liquid through and of orifice at depth head from liquid surface b is equal to क्या होता है 2gs। बेटा आपके पास जो रीजन है, रीजन तो क्या है, सही है। असर्शन के बारे में नहीं पता। असर्शन देखो जरा क्या, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2gh होता है ना। ये असर्शन क्या है बेटा, असर्शन हाइट पे डिपेंड करता है, असर्शन गलत हो गया। तो आपका एट टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड 40 सेंटीमीटर है ना, अगर हेड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये असर्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है। रीजन क्या है, रीजन सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, assertion दे रखा, two force in the ratio 1:7 act on two piston of area in the ratio 3:2। तो पिस्टन पे काम कर रहे हैं, इधर देखो 3:2 एरिया, एक ऐसे है बेटा, ऐसे ये अलग है, A1 है और ये A2 है ना। फोर्स किस पे काम कर रहे हैं, 1:7 एक्ट ऑन टू है ना। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स इन द रेशियो 2:7। मैंने आपको बताया बेटा कि आपने देखा होगा पास्कल लॉ, पास्कल लॉ में है ना हाइड्रोलिक्स होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह क्या होता है, प्रेशर दोनों तरफ का सेम होता है, P1 इक्वल टू P2, क्या हो जाएगा F1 अपान में F2 इक्वल F1 अपान में A1 है ना, A1 इक्वल टू F2 अपान में A2। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या, प्रेशर दोनों का सेम होता है। जब प्रेशर सेम होता है बेटा, इधर देखो आपके पास क्या होना चाहिए F1, अगर देखो ये क्या है 1 है और 7 है ना भाई, 1 और 7, और ये क्या है 3:2 है, तो बेटा आपका प्रेशर तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो सेम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर असर्शन बेटा फॉल्स है, प्रेशर असर्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। रीजन देखो, प्रेशर एट पॉइंट on a surface is the thrust acting normally per unit area around that point। प्रेशर बेटा क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, ये रीजन आपका सही है। असर्शन क्या है, रॉन्ग है, तो आपका हो जाएगा आंसर पहला। ये रॉन्ग क्यों बेटा, आप देखो ना F1 F2 करो है ना, और एरिया इधर देखो F1 F2 F1 अपान A1 करो जरा, F1 अपान A1 1 अपान में 7 इक्वल टू क्या आ रहा है, वो सॉरी 1 अपान में 3, और यहाँ क्या आ रहा है 7 अपान में 2 आ रहा है। तो ये आपका गलत हो गया बेटा, ये रीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोलिक्स देखोगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स इज द इन रेशियो 2:7, नहीं प्रेशर इस रेशियो में नहीं आए, प्रेशर तो सेम होगा दोनों पे, प्रेशर सेम होगा ना भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया एक का दूसरे का क्या हो जाएगा, वो अलग अलग। डिवाइड करोगे, प्रेशर का रेशियो निकालना चाहोगे तो प्रेशर का रेशियो कैसे निकाल सकते हो, क्या देखो भाई, अगर प्रेशर का रेशियो निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, P1 अपान में P2 बराबर P1 F1 अपान में A1 अपान में F2 अपान में A2। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, F1 कितना दे रखा बेटा है ना 1, अगर देखोगे यहाँ क्या हो जाएगा A2 अपान में F2। तो जरा देखो कितना रेशियो है, ये F1 F2 कितना है भाई, F1 F2 1:1 क्या है 7 है, और ये इधर देखोगे A2/A1 कितना है, A2/A1 एरिया कितना है 2:3, 2:3 दे रखा है। तो आपका आंसर तो बेटा यहीं से रॉन्ग हो गया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोनों का, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट है ना, the angle of contact of liquid with a solid increase with increase in temperature of liquid। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, तो उसकी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, घट जाती है। अगर सरफेस टेंशन लिक्विड घट जाएगा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है बेटा, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। स्टेटमेंट पहला तो सही है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। सेकेंड, व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, सरफेस टेंशन बढ़ता नहीं, सरफेस टेंशन घटता है। तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बेटा, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, the total energy per unit mass remain
कांस्टेंट? नहीं बेटा, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कांस्टेंट नहीं होता है। आपने देखा होगा प्रेशर एनर्जी प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच, इन सब की एनर्जी को मिला के बेटा कांस्टेंट करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्मॉलर व्हेन प्रेशर इज लार्जर एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल, आप यहाँ से देखोगे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो दोनों का सम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो बेटा आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? रॉन्ग है। ऑप्शन क्या जाएगा भाई? नाइन्थ का ऑप्शन पहला जाएगा बेटा, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैचिंग का है, ये देखो, है ना। When single drop is split into identical drop, n identical drop, then अगर एक ड्रॉप टूट के n आइडेंटिकल ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही n इंटू n आइडेंटिकल ड्रॉप। सुनो बेटा क्या होता है, एक बड़ी ड्रॉप टूट के छोटी छोटी ड्रॉप में अगर बनती है तो आप वॉल्यूम कंजर्वेशन से लगाएंगे, क्या हो जाता है? इधर देखो, when n n आइडेंटिकल ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, एक बार टूट रही एक बार बना रही। तो सुनो जब ये टूटती है ना तो सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। जब इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्या करेगी? अपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के बेटा हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वहां क्या होता है? हमें ठंडा का अनुभव होता है। व्हेन सिंगल ड्रॉप स्प्लिट इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉप, then क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेज या टेम्परेचर डिक्रीजेज, है ना बेटा। एनर्जी एब्जॉर्ब है, एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो आपके पास जो आंसर, आपके पास जो ऑप्शन आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या हो जाएगी भाई? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। बाहर से एनर्जी क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए एनर्जी को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है भाई। व्हेन एन आइडेंटिकल ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म सिंगल, जब आप इसको बढ़ाओगे सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एनर्जी घटेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्या करेगी? एनर्जी को रिलीज कर देगा। ये एनर्जी को रिलीज कर देगा, इसका मतलब एनर्जी को रिलीज। जब छोटा छोटा ड्रॉप बड़े ड्रॉप में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बड़ा ड्रॉप छोटे में आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और सुनो भाई और क्या है? तीसरा, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिक्रीजेज फॉर, है ना। सरफेस टेंशन डिक्रीज कब होती है भाई? टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या हो जाती है? सरफेस टेंशन घट जाती है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो आप देखो बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा आपके पास, है ना, इसका आप जो ऑप्शन आएगा वो कितना आ रहा है? या देखो ए का थर्ड, है ना, ए का थर्ड, बी का फोर्थ आ रहा है, बी का फोर्थ आ रहा है। तो आप डी का पहला, डी का पहला, आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? थर्ड आ जाएगा। जो एक बड़ी बिग ड्रॉप होती है जब टूटती है तो छोटे ड्रॉप में टूटती है तो एरिया उसका बढ़ जाता है। जब उसका एरिया बढ़ जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई, सरफेस एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी उसकी घट जाती है। तो अब टेम्परेचर भी घट, बता अपने आप को मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग टेम्परेचर क्या करता है? वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है भाई, थैंक यू बेटा।